अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस के साथ। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन की टेस्ट है, 14 एमसीक्यूज है, उसको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो एनिमल के नर्वस सिस्टम के हवाले से पूछा गया है। पहले ऑप्शन में कराया कि जो एनिमल्स हैं सारे के सारे एनिमल्स नर्व सेल यूज करते हैं किसके लिए, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में कराया कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और तीसरे में कराया कि फिर वो उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कमांड भेजते हैं अपनी बॉडी के इफेक्ट ऑर्गन्स को, मसल भी हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी सारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सारे एनिमल्स में नर्व सेल्स नहीं होते हैं। एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स कहते हैं, नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम सब एनिमल्स में नहीं होता है, सिर्फ किसमें होता है, स्पंजिस के अलावा बाकी एनिमल्स में होता है। तो पूरा का पूरा एनिमल का जो फाइलम है स्पंजिस उसमें नहीं होता। ये चीज आपकी बुक में लिखी हुई है कि सारे एनिमल्स में सिवाय स्पंजिस के नेटवर्क ऑफ नर्व सेल होता है जिसे हम कहते हैं नर्व सिस्टम, ठीक है। वो बॉडी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है, इंटीग्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग कमांड भेजता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू क्या है, नर्व सिस्टम क्या है। नर्व सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी कि बॉडी का जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेटिंग या कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। अच्छा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। यस, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग तो होती है, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होती है? नहीं, उसमें केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं, ठीक है। उसमें तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नलिंग। और यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है बुक में कि बॉडी का ऐसा कम्युनिकेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हो, नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नर्व सिस्टम, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर। अच्छा, एक न्यूरॉन उसमें सिग्नल आ गया, इंपल्स आ गया, वो फर्दर कहाँ पे ट्रांसफर करता है, दूसरे न्यूरॉन को, ग्लैंड को, मसल को। तो ये तीनों को किसी में भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। और ये बात आपके यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई है कि जो न्यूरॉन होता है ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर नर्व सेल, ग्लैंड और मसल। फिर वो ग्लैंड हो सकता है, मसल भी हो सकता है, या अपन दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस डिप्रेस थर्स्ट सेंटर व्हेन। अच्छा, अब इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो ऑस्मोलिटी को डिटेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन में पता चलती है। यानी कि हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगी है या जो हमें प्यास की जरूरत है या नहीं है, पानी की जरूरत है या नहीं है, साल्ट की नीड है या नहीं है, तो ये हमें पता चलता है। और वो कैसे, तो इसमें ऑप्शन ए में कराया कि टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब थर्स्ट का मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी किसको कहते हैं कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो अगर ब्लड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा कि उसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मतलब हमारी बॉडी को वाटर की नीड है, ठीक है। तो अगर नीड होगी तो फिर थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा, डिप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑस्मोलिटी और टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्स्ट सेंटर का स्टिमुलेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिप्रेस हो गया है, ठीक है। अच्छा, डिप्रेस कब होगा, जब ऑस्मोलिटी डिक्रीज होगी। जब ऑस्मोलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि ब्लड में सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कंटेंट क्या है, फ्लूइड क्या है, वो ज्यादा हो गया है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो अगर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है, फ्लूइड ज्यादा हो गया है, तो थर्स्ट सेंटर क्या होगा, डिप्रेस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को नीड नहीं है, हमारे अंदर ऑलरेडी पानी बहुत ही मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा था कि आपका जब थर्स्ट सेंटर डिप्रेस होगा तो क्या होगा, ऑस्मोलिटी डिक्रीज है। जब ऑस्मोलिटी डिक्रीज होगी तब आपका थर्स्ट सेंटर का डिप्रेस होगा, यानी कि वो शट डाउन होगा या स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑस्मोलिटी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, ये ऑस्मोलिटी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद और ये बात आपके बुक में मैं आपको रेफरेंस दे दूं, यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, ऑस्मोसिस ह्यूमन ब्रेन डिटेक्ट चेंजेस इन टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ब्लड एंड स्टिमुलेट थर्स्ट व्हेन ऑस्मोलिटी इंक्रीज, ठीक है। जब ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ब्लड में, तब क्या होगा, थर्स्ट सेंटर एक्टिव होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की नीड बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि स्टेज, इसमें से अकॉर्डिंग करेक्ट इसमें स्टेटमेंट कौन सी है। तो स्टेज जो स्टिमुलस होता है उसमें जो वो क्या होता है कि आपका जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ऑल द सेंसेस, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैकेनो रिसेप्टर कब स्टिमुलेट होते हैं, फिजिकल डिफॉर्मेशन के साथ। जब फिजिकल डिफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी को, किस वजह से, कोई भी प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, टच सेंसेशन या स्ट्रेच या मोशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस इन दोनों तीन चार में से कोई भी ऐसा स्टिमुलस हमारी बॉडी को जब फील होता है तब क्या होती है, फिजिकल डिफॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, और मैकेनो रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट में करेक्ट क्या होगी कि जो स्टिमुलस है वो किसकी वजह से सेंस होता है, मैकेनो रिसेप्टर की वजह से, और वो क्या कॉज करता है बॉडी के अंदर, फिजिकल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, नोसिसेप्टर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अच्छा, नीजल्स बॉडी, नीजल्स बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, जो नर्व सेल की सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, राइबोसोम होते हैं और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। इनका काम यही है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राइबोसोम का, कि प्रोटीन बनाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाएं कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स, these are granules are group of ribosomes and endoplasmic reticulum associated with protein synthesis, ठीक है। उसके बाद आ जाए इस पे which one of the longest cell in the body, नर्व सेल की बात आपको, longest cell, लेकिन उसमें एग्जाम होता है, डेंड्राइट होते हैं। तो नर्व सेल बॉडी का क्या है, longest सेल है। फाइबर एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी मेकिंग न्यूरॉन्स एज द longest cell in the body, ठीक है। longest बॉडी कौन सा है, जो नर्व सेल है, ठीक है। अच्छा, इसका पता लग गया। उसके बाद आ जाए सीएनएस, सीएनएस में माइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। जो सीएनएस के अंदर जो माइलिन प्रोडक्शन होती है वो कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जो माइलिन प्रोडक्शन होती है वो कौन बनाता है, शिवान सेल्स बनाता है। और ये दोनों टाइप है किसके, न्यूरोग्लिया के, और जो वो ग्लाइल सेल, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल। तो दोनों जो वो इनकी अच्छा, दूसरे होते हैं इपिडेमल सेल्स, जो होते हैं न्यूरोग्लिया का टाइप, इपिडेमल सेल्स होते हैं। चौथा भी टाइप मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये तीन चार टाइप होते हैं, शिवान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपिडेमल सेल्स, ठीक है। ये जो सारे न्यूरोग्लिया और जो ग्लाइल सेल के टाइप है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन ये होता है कि सीनस में माइलिनेशन की प्रोडक्शन करवाना, और शिवान सेल का फंक्शन ये होता है पीनस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि जो नर्व्स होती है हमारी, उसके अराउंड जो माइलिन शीट बनती है उसमें जो माइलिन की प्रोडक्शन होती है वो शिवान सेल करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, न्यूरोफाइब्रिल नोड्स। न्यूरोफाइब्रिल नोड्स किसको कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर और न्यूरोफाइब्रिल नोड्स एक ही चीज है, ठीक है। दोनों नाम आपके बुक के अंदर लिखे हुए। तो ये किसको कहते हैं, आपको सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि दो न्यूरोग्लिया, दो ग्लियल सेल के बीच में जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है, जहाँ पे सॉलिटरी कंडक्शन होती है, यानी कि तेजी से कंडक्शन होती है इम्पल्स की, उसकी वजह से जो वो क्या बनता है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू ग्लियल सेल इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनिवियर और न्यूरोफाइब्रिल नोड्स, ठीक है। और ये बात आपके यहाँ पे लिखा है कि नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू शिवान सेल इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनिवियर और न्यूरोफाइब्रिल नोड्स, ठीक है। उसके बाद जो क्या है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है जो रिसेप्टर से जो वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन में क्या होता है, उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करिए। तो जनरली फाउंड सेंसरी ऑर्गन्स, ऐसी बात सेंसरी ऑर्गन का होगा
जो न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से जाता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ, वो क्या होता है एफरेंट न्यूरॉन होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है, तो ये करेक्ट स्टिमुलस होगी। दूसरी बात कर रहा है अनरिलेटेड बाय एक्सट्रा फिजिकल स्टिमुलस एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी केमिकल स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस में इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्सट्रा स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं फिजिकली, और जो केमिकल स्टिमुलस आता है बॉडी के अंदर स्टिमुलस आता है उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी हार्मोन रिलीज होता है ग्लैंड पे तो वो वहाँ पे भी उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, और तीसरी इसमें फैसिलिटेट इंपल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीनस, वही बात मैंने आपको कही कि ये क्या करवाते हैं, इंपल्स ट्रांसमिशन करवाते हैं रिसेप्टर से सीनस की तरफ। ठीक है, तो ये डी रिसेप्टर इंटरैक्ट हो गया इसमें, क्योंकि ये केमिकल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और ये बात आपके बुक में लिखी हुई है एफरेंट न्यूरॉन के टॉपिक में कि these nerves are triggered by the chemical and physical inputs of our environment। ठीक है, दोनों इनपुट्स, दोनों स्टिमुलस, केमिकल भी और फिजिकल भी। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी बात हमने कही कि सेंसरी फाउंड जनरली इन सेंसरी ऑर्गन्स, तो दोनों इसमें करेक्ट। एंड देन सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सीनस। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। दीज हेल्प इन दी स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में कौन हेल्प करवाता है, एसोसिएशन न्यूरॉन या जो इंटर न्यूरॉन्स होता है सीनस के अंदर, वो हेल्प करवाता है स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये बुक लाइन है आपकी, हेल्प्स द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, क्योंकि ये मीडिएटर है किस्म का। ठीक है ना, एफरेंट न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन फिर क्या आ गया, इफरेंट न्यूरॉन। तो ये क्या करवाता है, यहाँ से इंपल्स आया एफरेंट न्यूरॉन से, इंटर न्यूरॉन से पास हो गई, इफरेंट न्यूरॉन की तरफ गया। ठीक है, इफेक्टर की तरफ, और इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया कमांड सेंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स किसका काम है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन कर रहा है, सीनस, और सीनस के अंदर क्या मौजूद है, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क इस पाथवे अराउंड इंपल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं भाई, जो भी आपका ये पाथवे है ना, ये रिफ्लेक्स पाथवे। इसमें क्या है, ये फर्स्ट में जो आप रिसेप्टर है आपका फार्मकोल को भी आपका जो पेन रिसेप्टर है या कोई भी रिसेप्टर रहता है या टच रिसेप्टर है, उस पे आपको कोई चीज़ डील होती है। ठीक है, आपके हाथ कोई चीज़ डील होती है, यहाँ से मैसेज आएगा एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन होगी इंटर न्यूरॉन के थ्रू। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगा सेम आपके इफेक्ट ऑर्गन तक, मसल तक। आपका जो ये जो वो बाइसेप है, ये क्या करेगा, आपका जो आर्म उसको ऊपर खींच लेगा कि आपको कोई टिश्यू डैमेज होने वाला है या पेन होने वाला है। ठीक है, जब आपको फील होगा तो एकदम आप हाथ पीछे कर लेते हो, तो ये क्या है, एक किस्म का इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस पाथवे में क्या आ गया, एक आपका रिसेप्टर आ गया, दूसरा एफरेंट न्यूरॉन, तीसरा इंटर न्यूरॉन, चौथा इफरेंट आर्म, मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर ऑर्गन आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिसेप्टर टू इफेक्टर्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। पहली डेस्टिनेशन क्या है रिसेप्टर, दूसरी डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इफेक्टर्स, तो किसके थ्रू आता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है ना, ये ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता इस बात का, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में जो पाथवेज होते हैं डिफरेंट, उसके थ्रू ये मैसेज आपका जो इफेक्टर तक पहुंच जाता है। अच्छा, रिफ्लेक्स, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये ओल्ड हिस्ट्री में लाइन लिखी हुई है। तो उसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन के रिगार्डिंग आपने इंटरेक्ट टेस्ट में बताई है, तो ये पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स सारे न्यूरॉन टाइप के यूज करते हैं। पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स यूज वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, यानी कि एफरेंट न्यूरॉन भी, इफरेंट न्यूरॉन भी, इंटर न्यूरॉन भी। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट हो गया। ब्रेन इज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय एनी पाथवे इन एनी रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये इसमें गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपका जो ब्रेन है वो कुछ पाथवेज के थ्रू उसको पता चल जाता है, जब आपकी फिंगर्स प्रिक कर जाती है, यानी कि आपकी फिंगर्स प्रिक करने लगती है, या मलेरिया टेस्ट करवाते हैं तब हमें ब्लड निकालना पड़ता है, ड्रॉप निकालना पड़ता है, तो प्रिकिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब आप फिंगर किसी चीज़ प्रिक होती है तो ब्रेन को पता लग जाता है कि भाई आपको कोई चीज़ प्रिक हुई है आपकी फिंगर पे, तो वो दूसरा पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क तो नहीं होता है, दूसरा पाथवे होता है, लेकिन ये भी क्योंकि प्रिकिंग ऑफ फिंगर भी एक किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये स्टूडेंट्स की गलत हो गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट रिक्वायर इंटर न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या करेक्ट है, क्योंकि इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन के इसमें यूज नहीं होते। ठीक है, सिर्फ इसमें पार्ट मैसेज गया और यहाँ से ही वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ऐसा भी आपने जो इंटरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड एज द चेंज इन द डेश अक्रॉस द न्यूरोलेमा। नर्व इंपल्स कैसे इनिशिएट होता है, शुरू कैसे होता है, जब भी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, कोई भी इंपल्स आता है, तब उसकी क्या होती है, रेस्ट मेमोरी पोटेंशियल चेंज हो जाती है। किसमें डीपोलराइज हो जाती है मेमोरी, किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट चेंज होगा, यानी कि पहले जब -70 मिलीवोल्ट पे जो रेस्ट मेमोरी पोटेंशियल थी, फिर वो प्लस 65 मिलीवोल्ट तक जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, डीपोलराइजेशन होगी मेमोरी के अंदर, तो एक किस्म का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि पहले मेमोरी क्या थी, नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से नर्व इंपल्स क्या होता है, इनिशिएट होता है, यानी कि बिगिन होता है। नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट एक्शन डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। द सिग्नल बिगिंस एज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सरफेस। ठीक है, ये बुक लाइन से प्रोटीन ग्रेड चैनल्स न्यूरल ओपन क्लोज रेस्पॉन्स टू, ये जो प्रोटीन ग्रेड चैनल्स होते हैं न्यूरल लेमा के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जब भी आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी वो ओपन या क्लोज होंगे। ठीक है, और ये लाइन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट ट्रेस द डेल्टा एग्जाम टू द वोल्टेज प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स इन न्यूरल लेमा, और ये चैनल्स क्या होते हैं, ओपन क्लोज इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस काजिंग पोलराइजेशन ऑफ न्यूरल लेमा इज क्रिएटेड मेनली ड्यू टू। ठीक है, आयन की जो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की गई है न्यूरल लेमा के अकॉर्डिंग, और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी मेम्ब्रेन जो है वो खुद नेगेटिव, उसका अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा और बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, तो इसको हम कहेंगे पोलराइज्ड स्टेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब अंदर का एनवायरनमेंट का नेगेटिव होगा और बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, तब होगा पोलराइज्ड। जब अंदर का पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का नेगेटिव हो जाएगा, तब वो क्या होगा, डिपोलराइज्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपना माइंड में रखना। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि जो वो इनसाइड नेगेटिवली चार्जेड है और आउटसाइड क्या है, पॉजिटिवली चार्जेड है। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस किस वजह से होती है, तो इसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं उसके थ्रू पोटेशियम सोडियम पेयर्स का हो रहे होते हैं, मींस इंटरसेल मेजर पॉजिटिव आयंस पोटेशियम सोडियम आयंस और मेजर एक्सेसिव आयंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड लार्जली बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर सोडियम आउट ऑफ द सेल इन पोटेशियम इनसाइड द सेल। वो क्या कर रहे होते हैं, जो सोडियम है वो सेल के बाहर होगा इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कर रहे होते हैं और पोटेशियम को अंदर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्यों करते हैं ये हम आगे एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सोडियम पोटेशियम पंप्स एक्टिव है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसफर, अच्छा एक्टिव ट्रांसफर क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसफर यहाँ पे लाइन दी गई है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप्स एक्टिव ट्रांसफर सोडियम को बाहर करते हैं और पोटेशियम को अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये बुक की लाइन। अच्छा, which are foreign positive ions are present inside the neural lemma, positive ions inside the neural lemma, positive ions inside the neural, chloride negative ion, और ये बाहर होता है, अंदर भी नहीं होता। फॉस्फेट भी नेगेटिव आयन है। ठीक है, सल्फेट भी नेगेटिव आयन है, प्रोटीन्स भी नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पॉजिटिव आयन है भी नहीं, और ये सारे सारे अंदर ही होते हैं। ठीक है, सारे का नहीं, सॉरी, सारे अंदर होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये नाम दे देगा। अच्छा, इसमें हमें पोटेंशियल के रिगार्डिंग क्या करें, इसमें -70 मिलीवोल्ट का वोल्टेज होता है, सही बात है। अनस्टिमुलेटेड नर्व से, ठीक है, अनस्टिमुलेटेड होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट परमिटेड, एब्सोल्युटली नहीं होता, क्योंकि सेमी परमेबल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लीकी होता है, अभी हमने बात डिस्कस की ना, सोडियम पोटेशियम पंप से एक्टिव ट्रांसफर कर रहे होते हैं या लीक हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आरएमपी के रिगार्डिंग द ओनली द रेस्ट एलिमेंट इज ओनली स्लाइटली परमेबल टू दीस आयंस व्हाइल 3 शुड रिजल्ट ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो स्लाइटली परमेबल होते हैं, एब्सोल्युटली नॉट मतलब बिल्कुल नहीं, 0%। तो ये स्टूडेंट्स की गलत है, तो सिर्फ ए एंड बी करेक्ट स्टूडेंट। अच्छा, नेगेटिव आरएमपी कैसे मेंटेन होती है,
नेगेटिव आरएमपी इसमें क्या है कि जब रेस्ट में पोटेशियम होती है तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा होते हैं और बाहर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं। तो जब एक्यूमुलेशन हो जाती है पोटेशियम आयंस की अंदर, तब वो जो आरएमपी मेंटेन हो जाती है। कैसे? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। वो कैसे बनता है कि जब भी मेम्ब्रेन एक्टिव होती है तो पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाते हैं और अंदर कम। तो जब ये फिर से रिपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, अंदर पोटेशियम आयंस की एक्यूमुलेशन होगी और बाहर जो वो सोडियम आयंस की बाहर वापस से वो आरएमपी स्टेट बन जाएगी। या दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेशन केटायंस की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर बढ़ जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब भी वो रेस्ट में पोटेशियम स्टेट में वापस आ जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि जो न्यूरोलिमा जो वो मोर परमेबल है पोटेशियम आयंस के, तो पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा आ जाएंगे और बाहर सोडियम कम आ जाएंगे। तो क्या होगा, इससे भी एक आरएमपी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात चौथी बात कर रहा है कि जो पोटेशियम लीकेज चैनल्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम लीकेज चैनल्स। ठीक है, तो जब भी पोटेशियम लीकेज चैनल्स ज्यादा है तो पोटेशियम को अंदर ज्यादा लेंगे और सोडियम अंदर कम आएगी, तो इस वजह से पोटेशियम अंदर ज्यादा होगी और जो आरएमपी स्टेट है वो मेंटेन रहेगी। तो ये सारी सारी इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, ये सारी सारी आपकी बुक में दी गई है, देख लें। When the membrane is at rest, potassium ions accumulate inside the cell due to the net movement with the concentration gradient। ठीक है, इसमें आपकी ए करेक्ट हो गई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब भी नेगेटिव रेस्टोमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा वो मेंटेन कैसे होगा कि कैटायंस यानी सोडियम आयंस की एक्यूमुलेशन होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलेटिव टू द इनसाइड ऑफ सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कम एक्यूमुलेशन होगी कैटायंस की, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि न्यूरोलेमा के बाहर कैटायंस ज्यादा हो जाएंगे, तो न्यूरोलेमा के अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाएंगे और पोटेशियम भी ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव आरएमपी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अच्छा न्यूरोलेमा जो तीसरी बात ये करा है कि नेगेटिव चार्ज विद इन सेल क्रिएटेड बाय सेल मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन मूवमेंट देन सोडियम आयन मूवमेंट। ठीक है, जो आयन की मूवमेंट है पोटेशियम आयंस की वो न्यूरोलेमा पोटेशियम आयंस को ज्यादा परमिटिविटी देती है एज कम्पेयर टू सोडियम आयंस। ठीक है, और पोटेशियम लीकेज चैनल से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ से फार मोर पोटेशियम लीकेज चैनल देन सोडियम लीकेज चैनल, देयरफॉर पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ द न्यूरोलेमा एट अ मच फास्टर रेट देन सोडियम लीक्स इन। ठीक है, तो इस वजह से भी एक नेगेटिव आरएमपी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम बहुत फास्ट स्पीड से बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम अंदर आ रहा है, उस वजह से क्या होगा कि एक नेगेटिव आरएमपी क्रिएट भी होगी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट है। रिगार्डिंग क्लोरीन आयंस, क्लोरीन आयंस क्या कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव आरएमपी है सेल के अंदर। ठीक है, प्रोटीन्स हैं, फास्फेट है, सल्फेट है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा, बाहर अक्यूमुलेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी। ठीक है, तो ये अंदर नहीं आ सकता, तो बी इसमें इनकरेक्ट होगी, ए सही होगी, रिपेल्ड बाय नेगेटिव चार्जेड प्रोटीन्स। ठीक है, नेगेटिव चार्जेड प्रोटीन्स होती है इसको रिपेल करती है, उसकी वजह से ये बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आ सकता, तो ए एंड सी करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए एक्टिव इज यूज्ड व्हेन मूविंग सोडियम आउटसाइड सेल एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल। ठीक है, सोडियम को जब हम सेल के बाहर मूव करेंगे और पोटेशियम इनसाइड, क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है ऑलरेडी। ठीक है, ये आरएमपी में क्या होता है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, बाहर क्या होती है, ज़्यादा होती है और पोटेशियम के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है, ये आप डायग्राम देख लें कि जब यहाँ से इनसाइड द सेल क्या हो रहा है, पोटेशियम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो यहाँ से जब पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है, जब बाहर जाएगा पोटेशियम तो उसमें क्या होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा तब क्या होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि आउटसाइड सेल सोडियम ज़्यादा है तो अंदर कम है, तो इससे पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू अंदर आ जाएगा। अब एटीपी कब यूज़ होगी, एटीपी तब यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे इनसाइड दी सेल पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और लेकिन और बट हमें आउटसाइड सेल से फिर भी पोटेशियम को अंदर लाना है, अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर भी हमें अंदर लाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, पोटेशियम गेटेड चैनल होगा वो एटीपी खर्च करेगा, यहाँ पे हो जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये पोटेशियम अंदर आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब सोडियम पे आ जाए, सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पे, सोडियम कंसंट्रेशन कम है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बाहर जा रहा है और बाहर ज़्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी इसको हम बाहर भेज रहे हैं, तो क्या होगा, खर्च आएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा और हम फोर्सफुली इसको बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, खर्च आएगा, तो जब ये खर्च आएगा तो हमें एटीपी यूज़ करेगा सोडियम पंप। ठीक है, और ये पोटेशियम पंप एटीपी यूज़ करेगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि जब सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा तब एटीपी खर्च होगी, जब सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आएगा तब एटीपी खर्च होगी। ठीक है, उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन किस वजह से होती है, हाइपरपोलराइजेशन आपको पता है कि पोटेशियम की अगर इफ्लक्स हो जाती है ज़्यादा पोटेशियम चैनल्स के थ्रू, तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रही है ज़्यादा, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर जाएगी तो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और जो आरएमपी है वो शूट कर जाएगा नेगेटिव में, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, क्लोरीन अगर ज़्यादा अंदर आते जाएंगे तो क्लोरीन भी नेगेटिव चार्ज पार्टी मालिक्यूल है, तो क्या होगा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा और ये भी आरएमपी शूट कर जाएगी, तो दोनों इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन और रनिंग पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी, जो माइलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो फास्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि और जब एक्सॉन का डायमीटर का ज़्यादा होगा तो भी फास्ट कंडक्शन होगी, क्योंकि जब डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगी, जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ रनिंग पास ज़्यादा होगी। ठीक है, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन होगी तो लिपिड लिपिड मेम्ब्रेन होगी, जब लिपिड मेम्ब्रेन होगी तो लिपिड क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर है, तो लिपिड जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी बढ़ जाएगी न्यूरॉन की। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सिर्फ ए एंड बी के। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल साइंस क्या चीज़ करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल साइंस जो होते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक साइंस में नो डिले नो लॉस ऑफ इम्पल्स। अच्छा एक होते हैं केमिकल साइंस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल साइंस, सॉरी केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक साइंस ये गैप जंक्शन के थ्रू होते हैं, ये इंस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, तो उस इंस्टेंटली ये डिलीवर कर देते हैं अपने जो इम्पल्स होता है उसको दूसरे न्यूरॉन की तरफ, तो इसमें कोई भी डिले या कोई भी स्ट्रेंथ की लॉस नहीं होती, क्योंकि ये केमिकल साइनेप्स नहीं है, उसमें फिर डिफ्यूज वगैरह होता है न्यूरो, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लॉस भी हो जाती है, डिले भी आ जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरो रिलीज होता है तो उसमें एक स्ट्रेंथ भी लॉस होती है। ठीक है, और ये बुक में लिखा हुआ है कि आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें मोर कॉमन नहीं होता, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें मोर कॉमन होता है देन वर्टिब्रेट, तो बहुत एंड सी करेक्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आप देख लेना, ये जो आपका सनेप्स वाला टॉपिक है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये जंक्शन होते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेंथ की लॉस नहीं होती, विदाउट डिले एंड विद नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम बट लेस इन वर्टिब्रेट्स। की वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर क्या होता है, केमिकल साइनेप्स पीरियड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इतने खास नहीं होते। हम भी वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं तो हमारे अंदर केमिकल जो है साइनेप्स ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, पार्किंसन डिजीज जो है किसके एसोसिएटेड है? पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो जाएगा, फिर आपकी बॉडी में क्या होता है, ट्रेमर्स होते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ होती है, ठीक है, आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो लो डोपामिन की वजह से, ठीक है, क्या होता है, जो पार्किंसन डिजीज होती है। और एक्सेस एसिटाइल कोलिन नहीं होता इसमें, क्योंकि एसिटाइल कोलिन उतना ही रहता है जितना पहले से ही है, लेकिन डोपामिन जो डोपामिन को रिस्पॉन्ड करने वाले न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि एक डीजेनरेटिव कंडीशन है ब्रेन की, तो उसमें लो डोपामिन की वजह से आपकी पार्किंसन डिजीज हो जाती है। अच्छा, सीएसएफ किसमें मौजूद होता है? सब एरिकनॉइड स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे लिखा पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू लो लेवल डोपामिन, ठीक है। और दूसरा जो वो मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो वो कौन सा एपिसोड देख रहे थे, सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सीएस किस में होता है, बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पियामीटर, बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पियामीटर, यानी कि एरेक्नॉइड और पियामीटर के दरमियान। तो पियामीटर बिल्कुल अंदर आ गई, और यहाँ पे ये क्या आ गई, एरेक्नॉइड में, एरेक्नॉइड और एरेक्नॉइड के नीचे क्या होगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसके बाद पियामीटर होगी, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होगा, सीएस। ठीक है। रिगार्डिंग ह्यूमन ब्रेन वेट, चूज द करेक्ट एस्टिमेट है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन वेट के सेक्स पे डिपेंड करता है, और बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से वेरी करता है, और ये फिक्स नहीं होता 3 पाउंड, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है। तो थर्ड एस्टिमेट में जो फिक्स वाला ये चीज़ है ये रॉन्ग हो जाएगी, तो बहुत एंड भी करेक्ट एस्टिमेट है। उसके बाद जो आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स किससे एसोसिएटेड होती है, इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होती है। कौन सा एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया, ये सेंसरी एरिया सिर्फ साइंस करता है। तो एसोसिएशन एरिया जो वो क्या होता है, सेंटर साइट ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस, रीजनिंग या मेमोरी, जो इंटीग्रेशन होती है या एनालाइज में होती है, या जो भी होती है मेमोरी प्रोसेसिंग वगैरह, तो यहाँ पे एसोसिएशन एरिया जो ब्रेन का है वहाँ पे होता है, ठीक है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ये खुद जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, और लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है, डाइंसेफेलन का, और डाइंसेफेलन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम होगा, अगर हाइपोथैलेमस होता तो वो हम करते हैं, क्योंकि हमें रिलेटिवली स्पेसिफिक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, सेक्सुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस आर लिस्टेड बाय, ये हाइपोथैलेमस का काम है। जब भी हमें सेक्सुअल फीलिंग्स या अराउजल होती है, तो ये जो इमोशंस होते हैं ये हाइपोथैलेमस ही लिस्ट करवाता है ये, और इसको रिस्पॉन्ड करना उसके अकॉर्डिंग बिहेवियरल हमारी जो चेंजेस आती हैं, जो सेक्सुअल अराउजल या इमोशंस होते हैं हमारे, उसको जो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है वो क्या होता है, एमेगडाला करता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, स्टिमुलेट ये करवाता है हाइपोथैलेमस, और उसको रिस्पॉन्ड कौन करता है, और हमसे हम जो बिहेवियरल हमारा जो चेंज आता है वो एमेगडाला के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक कंडीशन दी गई है कि सिंगर दुआ लिपा को जैज़ म्यूजिक पे डांस करना आता है, ठीक है। वो उसे पता है कि जैज़ म्यूजिक पे डांस कैसे करते हैं, वो डांस कर रही है, ठीक है। तो कौन सा उसका जो ब्रेन का पार्ट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपके बुक में देखें लिखा हुआ है कि आपका जो द कोर्टेक्स ऑन द अदर हैंड नॉट मिली बाय हिप्पोकैम्पस, कौन सी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी कैसे कहते हैं, लाइक मुझे याद है कि भाई मुझे जो वो अपनी किम्स हॉस्पिटल से अगर मुझे हॉस्टल आना है या कैंपस जाना है, तो मुझे पाथ उसका याद है, या जो मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वॉकिंग का वे आता है, मैं कहीं भी एक रिदमिक वे में वॉक कर रहा हूँ, या मैं डांस कर रहा हूँ, या मैं जो है वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मेरे मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी मोटर एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ये नहीं कि आप चलते चलते गिर जाओ अचानक से, नहीं, आपको पता है कि भाई मैं एक रिदमिक मोशन में जो चल रहा हूँ, और ये आप अब ये चीज़ कौन करवाता है, आपका सेरिब्रम और कॉर्टेक्स मिलके आप ये कोऑर्डिनेटेड स्किल मूवमेंट करवाते हैं। कोऑर्डिनेटेड स्किल मूवमेंट, प्रोसीजरल मेमोरी, ये सारे टर्म आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डांस भी एक कोऑर्डिनेटेड स्किल्ड मेमोरी है, मोटर एक्टिविटी है, और एक प्रोसीजरल मेमोरी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम। बाकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि भाई मुझे पता है कि ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो ये मेरी कब से याद है बहुत, ये मेरी मेमोरी ओल्ड हो गई है, तो इस टाइप की मेमोरी जो है हिप्पोकैम्पस सेव करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक्सटेंसोरी ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं, कौन सा मोडिला ऑब्लांगेटा और जो हमारा मिड ब्रेन है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो इनटू दी लोअर रीजन ऑफ ब्रेन, तो ये पूरी स्ट्रक्चर कौन सी डिफ्यूज होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है हमारा, जो वो एक्सटेंड होता है पूरा ब्रेन स्टेम से लेकर लोअर रीजन ऑफ ब्रेन तक। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल मेडुला ऑब्लांगेटा थ्रू द कॉन्स द मिड ब्रेन एंड ऑन टू द लोअर रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा माइलिन सेक्टम कहते हैं इसको, ठीक है, इसका दूसरा नाम है माइलिन सेक्टम। यहाँ पे आपका लिखा होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, माइलिन सेक्टम, कॉन्समेटल सेक्टम, मिड ब्रेन रीजन सेक्टम, ठीक है। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड जो वो मोटर रूट लोकेटेड वेंट्रली, स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी वेंट्रल रूट है वो मोटर होती है, यानी कि वो मोटर एक्टिविटी करवाती है, और जो आपकी डोर्सल रूट होती है वो क्या होती है, सेंसरी होती है, वो सेंस जो वो आपकी जो रिसेप्टर सेंसेशन आती है उसको कैरी करती है, ठीक है। तो वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, मोटर, और डोर्सल रूट क्या है, सेंसरी, तो ये याद रखना। अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, सेंसरी नर्व है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हम स्मेल करते हैं कोई भी चीज़, तो हमें एक किस्म की ये सेंस करते हैं चीज़ को हमारे नोज के थ्रू, तो ये सिर्फ सेंसरी है। अब ये मोटर एक्टिविटी नहीं करवा सकती, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ सेंस की और हमारा कोई मसल एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम ही नहीं है, ठीक है। मोटर नर्व कौन सी होगी, जो मसल को कोऑर्डिनेट करेगी हमारे, ठीक है, लाइक
ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व क्या करती है, ये फिफ्थ सेंसरी और जो मोटर नर्व है, जो हमारे मसल्स को, जो फेस के मसल्स या जो हमारे नेक के मसल्स को जो कोऑर्डिनेट करती है, उसको सप्लाई करती है। अच्छा, मिक्स्ड नर्व किसको कहेंगे, सेंसरी और मोटर दोनों का मिक्स, ठीक है। सेंसरी भी हो और मोटर भी हो, लाइक ट्राइजेमिनल नर्व, उसको हम कहेंगे मिक्स्ड नर्व। तो ऑल्फैक्टरी सिर्फ क्या है, सेंसरी नर्व। आपकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो आपकी ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स है, ये क्या सिर्फ सेंसरी है, ठीक है। फ्यू ऑफ नर्व्स आर सेंसरी ओनली, दी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक कौन सी, आपकी आई को सप्लाई, जो हम देखते हैं ये सिग्नल्स जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, हमारे जो जो बीएनआर सेंटर है उसमें जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जैसे बात हमारे जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। वॉलंटरी बिकॉज इट सब्जेक्ट टू कॉन्शियस कंट्रोल, इट डिमांड स्टेबिलिटी स्केल मसल बॉडी इन रेस्पॉन्स टू कॉन्शियस कमांड, एकदम जो हमारे कॉन्शियस कमांड है, दूसरी जो रिफ्लेक्स कमांड होते हैं, ठीक है। यानी कि खुद ब खुद हम अचानक हाथ से जो पीछे खींच लेते हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, तो दोनों से इसमें करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूरेशन एक्सटर्नल टच स्टिमुलस को परसीव करता है, ये मर्कज डिस्क होती है, ये एक रिसेप्टर का टाइप है, वो जो परसीव करता है। यहाँ पे आपकी बुक में भी दी गई ये चीज़, ये डोम्स एंडिंग लाइक मार्कर्स डिस्क लोकेटेड नियर द सर्कुलर स्किन, दीस रिसेप्टर मॉनिटर द ड्यूरेशन ऑफ टच एंड एक्शन व्हिच इज इट इज अप्लाइड, ठीक है। यानी कि टच कितनी देर तक आपको टच हो रही है कोई चीज़, और कितना टच हो रही है, डीप हो रही है या सुपरफिशियल हो रही है, इंटेंसिटी उसकी क्या है, तो ये आपको मार्कर्स डिस्क के थ्रू पता चलती है, ठीक है। मार्कर्स डिस्क, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये मार्कर्स डिस्क है, ठीक है, डर्म्स। उसके बाद आप आ जाएं, जो अल्जाइमर वो डिजेनरेटिव कंडीशन है, सर्टेन जीन्स की वजह से होती है, ये जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आपकी जो अल्जाइमर्स डिजीज है, ये क्या है, काज कैसा है, ड्यू टू इनहेरिटिंग सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स होती हैं आपकी फैमिली के अंदर, उसके अल्जाइमर हो सकता है, ठीक है। और जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बेसिक गैंग्लिया में जो न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो डोपामिन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो डोपामिन जिसपे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, तो बेसिक गैंग्लिया में इसकी कमी आती है, इसकी वजह से हमें ट्रेमर्स होते हैं, हमारी जो बॉडी स्टिफ हो जाती है, ठीक है। पोस्चर हमारा जो वो मेंटेन नहीं रहता, हमारा चलने फिरने में जो बहुत मुश्किल आती है, तो ये सारी पार्किंसन डिजीज होते हैं, ठीक है। इसका काज जो क्या है, ये डैमेज टू नर्व टिश्यू विद द बेसिक गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच।